अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर को, और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम कुछ देर में डिफ़ाइन करेंगे। आपके चैप्टर के स्टार्ट में ना उसने मैकेनिक्स की डिफ़ाइन लिखी हुई है, तो पहले हम इसको रीड करते हैं। Mechanics is the branch of physics that deals with the motion of objects and the forces that change it. अब जो मैकेनिक्स है ना, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों की मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन का मतलब है कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं, उनकी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से उनमें मोशन पैदा होता है। इसके अलावा हम उन फोर्सेस को भी देखते हैं जिनकी वजह से चीज़ें मूव करती हैं या उनकी मोशन में कोई चेंज आता है। तो फोर्सेस को और उनसे होने वाली मोशन को हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ट्रेन मूव कर रही है, वो ट्रेन की मोशन कैसी है, वो ट्रेन किस वजह से मूव कर रही है, वो कितनी देर में कितना फासला कवर कर रही है, तो ये सारी चीज़ें ना हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि जनरली मैकेनिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। मैकेनिक्स को ना 2 ब्रांचों में तकसीम किया गया। पहली ब्रांच है इसकी काइनेमेटिक्स, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरी इसकी ब्रांच है डायनामिक्स, और ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम पहले स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स को, और यही आपके चैप्टर का नेम भी है। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। अब जो काइनेमेटिक्स है ना, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो ऑब्जेक्ट किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है या उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन पर होता है कि वो मोशन किस तरह की कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक कार है, वो ए पॉइंट से मूव कर रही है बी पॉइंट की तरफ। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये कार की मोशन किस तरह की है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कितना उसने फासला तय किया है। तो ये चीज़ हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। हम ये नहीं याद देखेंगे कि वो कार किस वजह से मूव कर रही है, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो हमारा सिर्फ कंसर्न होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ। नेक्स्ट अब हम डिफाइन करते हैं डायनामिक्स को। डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डायनामिक्स में हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को देखते हैं और किस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहे हैं या कौन कौन सी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम डायनामिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है कि एक कार मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। अब जब डायनामिक्स की बात आएगी ना, तो हम उस गाड़ी की मोशन को तो देख रहे होंगे, लेकिन साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो गाड़ी पर कौन सी फोर्स लग रही है या किस फोर्स की वजह से वो मूव कर रही है। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में मेन डिफरेंस यही है कि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को देखते हैं, जबकि डायनामिक्स में हम उस मोशन की वजह या उस पर लगने वाली फोर्स को भी साथ में डिस्कस करते हैं। अब ये दोनों डिफाइंस अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं या इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि आपने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस लिखना है। आगे वो लिख रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। हम अपनी डेली लाइफ में कई चीज़ों को देखते हैं जो कि मोशन के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्स, बसेस, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल मूविंग ऑन द रोड्स। जैसे सड़क पर देखें तो वहाँ पर गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, रिक्शे मूव कर रही हैं, मोटरसाइकिल्स चल रही हैं या साइकिल चल रही हैं। तो मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हमें मोशन में दिख रहे हैं। एरोप्लेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर। हवा में देखें तो एरोप्लेन्स फ्लाई कर रही होती हैं। वाटर फ्लोइंग इन कैनाल्स। नहरों में पानी बह रहा होता है। और सम ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द टेबल टू द ग्राउंड। इवन कोई चीज़ अगर टेबल से या कुर्सी से या किसी ऊंची जगह से नीचे गिरती है ज़मीन की तरफ, तो वो भी एक मोशन है। The motion of these objects can be studied with or without considering the force which causes motion in them or changes it. अब ये जितनी भी हमने मोशंस पढ़ी हैं, इनको हम दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। बगैर हम फोर्स के भी देख सकते हैं कि मोशन कैसी हो रही है, या हम फोर्स के साथ भी देख सकते हैं कि किस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है या मोशन में कोई चेंज आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल से ज़मीन की तरफ गिरता है तो ये एक मोशन हुई है। हम इसको दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक तो सिर्फ उस मोशन को देखेंगे कि वो कितनी स्पीड से गिरा है, कितना फासला उसने कवर किया है, या दूसरा हम ये भी देखेंगे कि वो मोशन हुई है उसकी वजह क्या थी, किस फोर्स ने उसको गिरने पर मजबूर किया। तो दोनों तरीक़ों से हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है स्केलर एंड वेक्टर।
बेसिकली फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ है ना मुख्तलिफ, जैसे मैस है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पावर है, इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ या तो स्केलर होती हैं या कुछ क्वांटिटीज़ इनमें से वेक्टर होती हैं। बिफोर वी स्टडी काइनेमेटिक्स इन डिटेल वी शुड नो अबाउट द नेचर ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। कहते हम काइनेमेटिक्स की डिटेल इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर किस तरह की होती है। सम क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर एंड द अदर वेक्टर्स। कुछ क्वांटिटीज़ फिजिक्स के अंदर स्केलर कहलाती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ वेक्टर कहलाती हैं। पहले हम समझते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को। A scalar is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only. स्केलर क्वांटिटीज़ वो मिक़दारें होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ बयान करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है उनकी हम मिक़दार बताते हैं कि ये चीज़ इतनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मैस की बात करते हैं ना कि इस चीज़ का मैस 15 किलो है, इस चीज़ का मैस 10 ग्राम है, तो ये हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड या उसकी मिक़दार को बयान कर रहे हैं, तो मैस हमारी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। आगे उसने बता भी दिया कि मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। जैसे मैंने अभी आपको मैस की एग्जांपल दी है कि किसी चीज़ का अगर मैस है 15 किलोग्राम, तो इसमें जो 15 है ये उस चीज़ की मिकदार है, उस चीज़ का एक नंबर है कि ये चीज़ इतनी है, और किलोग्राम उस चीज़ का क्या होगा, यूनिट होगा। इसी तरह जब हम कोई लेंथ मेजर करते हैं तो कहते हैं कि इस चीज़ की लेंथ है 5 मीटर, तो यहाँ पर भी जो 5 है ये एक नंबर है और जो m है ये उस चीज़ का यूनिट है जिसमें हम उसको बयान करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, मैग्नीट्यूड। तो जिन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम इस मैग्नीट्यूड के ज़रिए बयान कर देते हैं उनको हम नाम दे देते हैं स्केलर का। आगे उसने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया, कहता है व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर टू गिव अस 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। जब हम किसी दुकानदार से कहते हैं कि आप हमें 5 किलोग्राम चीनी दें, ही कैन फुली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांटेड। तो उसको फ़ौरन समझ आ जाती है कि मैंने उससे कितनी मिकदार मांगी है। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैस ऑफ शुगर। तो ये जो मैंने उसको कहा है ना कि आप मुझे 15 किलोग्राम चीनी दें, तो ये मैंने चीनी की एक मैग्नीट्यूड को बयान किया है। तो मैस हमारी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा और कुछ उसने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे डिस्टेंस की लिखी हुई है। जैसे हम डिस्टेंस को बयान करते हैं ना कि ये चीज़ यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर है, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ 10 मीटर लंबी है, तो हम उसकी मैग्नीट्यूड बयान कर रहे हैं। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होती है, और टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी की। आगे उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है स्केलर क्वांटिटीज़ के हवाले से। स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड अप लाइक नंबर्स। वो कह रहे हैं कि जैसे हम नंबर्स को बयान करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 4 को 5 में प्लस करें तो आंसर आ रहा है 9, तो 4 और 5 आपस में ऐड हो रहे हैं। इसी तरह स्केलर क्वांटिटीज़ को भी हम आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया, एक स्केलर क्वांटिटी है 5 मीटर, दूसरी स्केलर क्वांटिटी है 3 मीटर। तो इन दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 8 मीटर। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ टाइम की। एक टाइम मैंने मेजर किया है 5 सेकंड और एक और टाइम मैंने मेजर किया है 10 सेकंड का। अब टाइम मुझे पता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा मैं इसको ऐड कर सकता हूँ और मेरे पास आंसर कितना आएगा, 15 सेकंड। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई होंगी कि वो मिकदारें जिनको हम सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड के साथ बयान कर सकें, किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत ना पड़े, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। अब जो स्केलर क्वांटिटीज़ के ऑपोजिट मिकदारें होती हैं ना, उनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। तो वेक्टर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। अब बेसिकली वेक्टर वो मिकदारें होती हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड के साथ तो बयान कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है उनको मुकम्मल बयान करने के लिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, मैग्नीट्यूड भी और साथ में उनकी डायरेक्शन भी, जबकि स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। आगे उसने एग्जांपल दिए जिनकी मदद से हम इनको समझते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर, वेक्टर्स की कुछ एग्जांपल उसने यहाँ पर लिखी हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स। अब इन सब को ना हम इस चैप्टर में आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन सब वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर से इसने यहाँ पर ना वेलोसिटी को एज एन एग्जांपल डिस्कस किया है। कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर
टुवर्ड्स नॉर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। कहते हैं फ़र्ज़ करें एक कार है वो मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। अब उसकी जो वेलोसिटी है ना वो है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर फासला ट्रैवल कर रही है। और अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो वो बनेगा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गई उस कार की मैग्नीट्यूड के वो 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है। लेकिन हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। लिहाजा मुझे यहाँ पर उस कार की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और वो उसने बताया है टुवर्ड्स नॉर्थ, के वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और ये 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। आगे उसने लिख भी दिया है कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। लिहाजा जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर मिकदार है। हमने इसको मैग्नीट्यूड के साथ भी शो किया है 25 मीटर पर सेकंड, और साथ में हमने इसकी डायरेक्शन भी बताई है। होप अब आपको समझ में आई होगी कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी बताते हैं कि ये काम हो रहा है लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। आगे वो लिख रहा है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड लाइक स्केलर। जैसे हमने स्केलर में देखा था ना कि हम उनको नंबर्स की तरह सिंपली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम ऐड तो कर सकते हैं लेकिन स्केलर की तरह ऐड नहीं करते। कुछ स्पेशल तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। देयर आर स्पेसिफिक मेथड टू ऐड ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ खास तरीके होते हैं। दीज मेथड टेक देयर डायरेक्शन आल्सो इनटू कंसीडरेशन, क्योंकि वेक्टर में हमने ना सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड को ऐड करना होता है बल्कि हमने उसकी डायरेक्शंस को भी आपस में ऐड करना होता है। इसलिए हम कुछ स्पेशल मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि वेक्टर में वैल्यू के साथ साथ हमने उसके डायरेक्शन को भी बताना होता है। इन द टेक्स्ट बुक सिंबल यूज्ड फॉर अ वेक्टर इज़ अ बोल्ड फेस लेटर। जो बुक्स होती हैं ना उनमें वेक्टर को हम शो करते हैं बोल्ड फेस लेटर के साथ। बोल्ड फेस का मतलब है कि मोटे हरूफ के साथ। जैसे आपके सामने ये ए लिखा हुआ है, थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है। ये वी है, ये वेलोसिटी है, बोल्ड करके लिखा हुआ है। एफ बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये है फोर्स। और स्मॉल डी बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर्स को हम बोल्ड के साथ लिखते हैं तो आइडिया होता है कि ये चीज़ वेक्टर लिखी हुई है। सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर। अब वो कह रहा है कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर या प्रिंटिंग के दौरान तो हम बोल्ड कर सकते हैं लेटर को, लेकिन उनको जब आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है या अपने पेपर के दौरान उनको हल करना है तो तब आपको बोल्ड के अंदर लिखना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक आसान हल दिया गया। वो हल क्या है कि आपने जो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने इसको सिंपल लिखना है लेकिन इसके ऊपर ना आपने एक छोटा सा इस तरह एरो डाल देना है, तो इससे पता लग जाएगा कि ये वेलोसिटी आपने वेक्टर लिखी हुई है। इसी तरह फोर्स का सिंबल होता है कैपिटल एफ, तो आपने इसको सिंपल एफ लिखना है और इसके ऊपर एक छोटा सा आपने एरो डाल देना है जिससे पता लग जाएगा कि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अ वेक्टर इज रिटन एज द लेटर विद अ स्मॉल एरो ओवर इट। लिहाजा जब आपने उसको अपनी कॉपीज़ में या अपने पेपर में लिखना है तो आपने क्वांटिटी का सिंबल लिखना है और उसके ऊपर आपने एक छोटा सा एरो डाल देना है, जैसे उसने ये सारी एग्जांपल दी हुई हैं। आगे वो लिख रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। अगर आपने वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड को बयान करना, आपने पूरा वेक्टर नहीं लिखना, तो आप क्या करेंगे, आप उस हरूफ को, जैसे वेलोसिटी है उसका वी आपने इस तरह टेढ़ा करके लिखना है जिसको हम इटैलिक फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह आपने फोर्स लिखनी है लेकिन आपने उस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, आपने उसकी डायरेक्शन नहीं बतानी, तो आप फोर्स को इस तरह टेढ़ा करके लिख देंगे इटैलिक फॉर्म के अंदर। तो इससे पता लगेगा कि आपने फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड बयान की है यहाँ पर। तो ओवरऑल वेक्टर लिखने का पहला तरीका है कि आप उसको बोल्ड फेसिस में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको खुद अपने हाथ से लिखना है, पेपर में उसको हल करना है, तो आप उसको इस तरह लिखकर सिंपल उसके ऊपर एरो डाल सकते हैं। और अगर आपने उसकी मैग्नीट्यूड बयान करनी है तो आप उसको सिंपली इटैलिक फॉर्म में यानी टेढ़ा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स को ग्राफ की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम उसको देखते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। आगे वो कह रहा है कि जब आपने वेक्टर को ग्राफ की मदद से समझाना है तो आप वेक्टर को एक एरो के तौर पे लिखेंगे, और एरो में आपको पता है कि एक इसका हेड होता है जो कि इसके आगे वाला हिस्सा होता है और एक इसकी ये टेल होती है।
तो इस तरीके से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल। वो कह रहा है कि ये जो हमने एरो लगाया ना, इस एरो की लेंथ या इसकी जो लाइन है ये कितनी लंबी है, इससे हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता लगेगी। वाइल द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जबकि ये जो एरो का हेड है इसकी जिस तरफ डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे वेक्टर की भी होगी। सपोज मैं 3 वेक्टर्स को ना एरो की मदद से ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज मेरे पास वेक्टर नंबर ए है, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। देखें तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ इतनी है, इस वेक्टर की लेंथ इतनी है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड ये है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये वाली है। और अगर हम इन वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें, इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सीधी ऊपर की तरफ है, जबकि इस वेक्टर की डायरेक्शन किसी और साइड पे है। तो इस तरह एरो के ज़रिए आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और उसकी डायरेक्शंस को भी बता सकते हैं। आगे वो लिख रहा है कि टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। जब हमने ग्राफ में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना ना, तो उसके लिए हम ये लेते हैं जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, इसमें ना इस तरह से 2 लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। We can draw one line to represent east-west direction and the other line to represent north-south direction। आगे वो कह रहा है कि इन दोनों लाइन में से ना एक लाइन की डायरेक्शन होती है ईस्ट से वेस्ट, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये ई यहाँ भी होता है और ईस्ट से होती है वेस्ट की तरफ, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना वाई एक्सिस वाली ये होती है नॉर्थ से साउथ। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन। तो इन लाइंस के अकॉर्डिंग हम वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। मोस्टली वो यूज़ एनी 2 लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो आपको हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही है ये होती है एक्स एक्सिस। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है ये होती है वाई एक्सिस की। तो इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से हम वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं आपस में उसको हम कहते हैं ओरिजिन का। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये हमारा होता है ओरिजिन। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ। इसको हम ओ या 0 से डिनोट करते हैं। दीज एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस एक्सिस, और ये जो हमने एक्स और वाई एक्सिस लिए हैं इनको हम रेफरेंस एक्सिस भी कह सकते हैं। तो वेक्टर को जब भी हमने ग्राफ के ज़रिए ड्रॉ करना है हमने 2 इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है। एक को हमने नाम देना है एक्स एक्सिस का, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी होगी वाई एक्सिस की, और इन्हीं लाइंस के दरमियान में आपने अपना जो भी होता है वेक्टर उसको ड्रॉ करना होता है। आगे चलें तो वो कह रहा है कि वेक्टर इज़ ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवर्ड्स द गिवन डायरेक्शन। हमने जो वेक्टर को ड्रॉ करना शुरू करना है वो करना है ओरिजिन से, और जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उस तरफ हमने ड्रॉ कर देना है। जैसे ये एग्जांपल देखें तो हमने ओरिजिन से इसको वेक्टर को ड्रॉ करना शुरू किया, और चूँकि ये इसकी डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर दिया। इसी तरह ये एक और वेक्टर है, इसको भी ओरिजिन से ड्रॉ करना शुरू किया, और जो इसकी डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में इसको हमने इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दिया। द डायरेक्शन इज़ यूजुअली गिवन बाय एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब जब भी हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वो एंगल ज़रूर बनाएगा। उस एंगल को हम शो करते हैं इस थीटा के सिंबल के साथ। जैसे अगर इस फिगर में देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब ये मैंने एक वेलोसिटी का यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ किया है, तो इस वेक्टर ने ना ये एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, जिसको मैं शो करूँगा थीटा के सिंबल के साथ। और उसने यहाँ पर लिखा भी है अ वेक्टर वी मेकिंग एन एंगल थीटा टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। हमारा जो वेक्टर वी है वो यहाँ पर एक एंगल थीटा बना रहा है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। द एंगल विद एक्स एक्सिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कह रहा है जब भी आपने एंगल मेजर करना है आपने एक्स एक्सिस की राइट साइड से मेजर करना है, और आपने जो डायरेक्शन लेनी है वो लेनी है इस तरह से, जिसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर भी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, यहाँ पर भी हमने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एरो की डायरेक्शन थीटा की मदद से बयान करनी है।
जैसे यहाँ पर उसने लिखा है कि वेक्टर एफ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक हमारे पास फोर्स का वेक्टर है जो कि इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है हमने, और इस फोर्स के वेक्टर का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है 30 डिग्री। आगे हम अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2.1 को। ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर वी। आपने वेलोसिटी का एक वेक्टर ड्रॉ करना है। अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, जिसकी मैग्नीट्यूड उसने हमें दिया है कि वो 300 मीटर पर सेकंड है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और आपने उस वेलोसिटी के वेक्टर का जो एंगल रखना है वो रखना है 60 डिग्री, और जो डायरेक्शन आपने लेनी है वो लेनी है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो उसने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिनकी वजह से हम इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। पहला काम कहता है आपने क्या करना है, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेटिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। वो आपने पढ़ लिया कि आपने पहले इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस बना ड्रॉ करनी है, जिनमें वर्टिकल लाइन होगी नॉर्थ और नीचे लिखा होगा साउथ, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे राइट साइड पे आपने ईस्ट लिखना है और लेफ्ट साइड पर आपने लिखना है वेस्ट। आगे वो कह रहे हैं सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल इफ 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 300 मीटर पर सेकेंड आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर लाइन। अब एक्चुअली में जो हम ये वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं ना, वो एक ग्राफ पेपर के ऊपर करते हैं। जैसे ही आपके सामने ग्राफ पेपर मौजूद है, तो यहाँ पर मैं अपनी दो पहले तो लाइंस ड्रॉ करूँगा। सपोज ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। उसके बाद ना आपने यहाँ पर एक स्केल सेट करना होता है। स्केल का मतलब है जैसे मेरे पास वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड की, और मैंने इस वेलोसिटी का ना वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक बॉक्स बन रहा है स्क्वायर शेप में, ये बनता है 150 मीटर पर सेकंड। अब चूँकि मेरी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड, तो मेरा वेक्टर आएगा, ये हो गया 150 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 300 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कहते हैं एक स्केल आपने सेट करना होता है ग्राफ पेपर पे, और वो स्केल आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं और फिर आप उस पर वेक्टर अपना ड्रॉ करते हैं। इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केल सेट करें जब आपने इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। जैसे उसने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि 100 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेंटीमीटर, तो 300 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो आपने ना इस तरह से 3 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये हमारा हो जाएगा वी वेक्टर। ये दोनों काम करने के बाद आना आपने थर्ड स्टेप पे, ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइन ओ पी। आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके ओरिजिन से शुरू होगी और जहाँ पे एंड होगी उस पॉइंट को आप सपोज कह लें कि ये पी पॉइंट है, तो ये आपकी लाइन होगी ओ पी। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। अब उसने एंगल हमें कहा है 60 डिग्री का, और साथ में उस एंगल की उसने डायरेक्शन भी बताई है कि वो आपने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ लेकर जाना है। अब ये नॉर्थ है मेरा और ये है ईस्ट, लिहाजा जो मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो मेरा एरो भी इसी तरफ होगा, और वो उसने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। आगे वो लास्ट स्टेप बयान कर रहा है कि मेक एन एरो हेड एट द लाइन ओ पी, दिस ओ पी इज़ द वेक्टर वी। आपने जो लाइन ड्रॉ किया इसके लास्ट में आपने इस एरो का हेड बना देना है, तो ये जो आपका एरो बन गया ये वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ हो गया है। एग्जाम्पल 2.2, इसमें भी आपने वेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ फोर्स वेक्टर एफ। आपने फोर्स का एक वेक्टर एफ ड्रॉ करना है हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन, उसकी जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए 350 न्यूटन, एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ। इस एग्जाम्पल को हम पिछली एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 है ड्रा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। उसके बाद अब अपना स्केल सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो स्केल है जाहिर सी बात है कि ये ग्राफ पेपर के ऊपर हम सेट करते हैं। नॉर्मली जब हम ड्रॉ करते हैं अपने रजिस्टर पर तो उसमें हम अंदाजे से इसको लिखते हैं। तो स्केल आपकी बुक वाले ने जो सेट की है वो ये है कि 100 न्यूटन का मतलब है 1 सेंटीमीटर, तो 350 न्यूटन के लिए जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो करेंगे 3.5 सेंटीमीटर की। तो वो कह रहा है कि ड्रॉ 3.5 सेंटीमीटर लाइन ओ क्यू एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स। आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन की जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। ये स्टार्ट होगी ओ से और जहाँ पर ये एंड हो रही है उसको आप कह लें कि वो क्यू पॉइंट है।
एंगल जो आपने यहाँ पर रखना है वो रखना है 60 डिग्री का, और वो एंगल आपने कहाँ से बनाना है, एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से आप 60 डिग्री का इस तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन, दिस ओ क्यू इज़ द वेक्टर एफ। आपने जो लाइन ड्रॉ किया उसके एंड पे आपने इस तरह से हेड बना देना है। तो ये जो आपको एरो मिला है ये हमारा वेक्टर हो जाएगा फोर्स का, और इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी 350 न्यूटन, और इसका एंगल होगा 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये वेक्टर की एक टाइप है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। कहता है कि व्हेन 2 और मोर वेक्टर्स आर एडेड अ सिंगल वेक्टर इज ऑब्टेन। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो सिंगल वेक्टर हमें मिला है ना इसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। अब सपोज मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर पहला है और एक ये दूसरा वेक्टर है। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए हम आगे एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम हेड टू टेल रूल। इन दोनों का वेक्टर ऐड करने से हमें एक ना नया वेक्टर मिलता है इस तरह से। तो ये जो रेड वाला वेक्टर है ना ये मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि मुझे इन दोनों वेक्टर के ऐड करने से मिला है। आगे वो कह रहा है कि इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडिड। इस रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट वही होगा जितने बाकी वेक्टर्स का मिलाकर होगा। We have to determine both magnitude and direction of the resultant vector, therefore it is quite different from that of scalar addition। अब स्केलर एडिशन में तो सिंपल हमने मैग्नीट्यूड को प्लस कर दिया था, जबकि यहाँ पर वेक्टर एडिशन में हमने इनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना होता है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिला है ना इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैंने मैग्नीट्यूड भी मालूम करनी है, यानी ये कितनी इसकी लेंथ है और क्या इसकी डायरेक्शन है। एंड वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ द ग्राफिकल मेथड। और हम उस ग्राफिकल मेथड को पढ़ने जा रहे हैं जिसके ज़रिए से हम वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, कैसे आप ग्राफ का यूज़ करके वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। कह रहा है कि लेट अस ऐड 2 वेक्टर्स v1 एंड v2। हमारे पास 2 वेक्टर हैं, सपोज एक का नाम है v1 और दूसरे का नाम है v2, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन एक्टिंग। अब इनकी जो मैग्नीट्यूड है, सपोज v1 की मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन और जो v2 वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन। आगे उसने में इनके एंगल भी दे दिए हैं कि जैसे v1 एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और जो v2 एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ। तो उसने हमें यहाँ पर 2 वेक्टर दे दिए हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड भी बता दिया और दोनों का हमें एंगल भी बना दिया। तो अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली। अब ये हमारे पास वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने 2 एक्सिस बनाए हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। अब पहले मैं ड्रॉ करता हूँ सपोज v1 को। अब v1 की जो मैग्नीट्यूड थी वो थी 300 न्यूटन, तो मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ किया है अभी अपना v1 वेक्टर और इसका एंगल मैंने किया है 30 डिग्री। दूसरा जो वेक्टर है वो है v2 जिसकी मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन, तो मैं इसके लिए लाइन एक ड्रॉ करता हूँ 4 सेंटीमीटर की। तो ये मेरा हो जाएगा v2 वेक्टर और इसका एंगल था 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री का एक ये वेक्टर ड्रॉ कर लूँगा। आगे उसने वही स्केल वाली बात की है कि बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल, आप अपनी मर्ज़ी से स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज 100 न्यूटन का मतलब है 1 सेंटीमीटर, तो उनके थ्रू हम एक वेक्टर इन दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने करना है इन दोनों वेक्टर को आपस में ऐड। टू ऐड दीज वेक्टर्स वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल विच स्टेट्स दैट। अब इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक स्पेशल रूल होता है जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। अब हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो रूल क्या कहता है। अब वो रूल उसने यहाँ पर येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, कहता है टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास सपोज कई वेक्टर हैं, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन, आपने उनकी ना लाइंस या उनके एरोस को ड्रॉ करना है सच डैट, इस तरीके से कि हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर। आपने वेक्टर्स को इस तरह से ड्रॉ करना है कि एक वेक्टर का जो हेड है ना वो दूसरे वेक्टर के टेल के साथ टच हो रहा हो। जैसे सपोज मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक मेरे पास ये ब्लू कलर वाला वेक्टर है और एक मेरे पास ये पिंक कलर वाला वेक्टर। मैं इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। ऐड कैसे करना है, मैं पहले पहला वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करूँगा उसी डायरेक्शन में जैसे वो है। अब दूसरा वेक्टर मैंने इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो दूसरे वेक्टर की ये जो टेल है ना ये पहले वेक्टर के हेड के साथ टच हो।
तो उसका तरीका क्या होगा, आपने उसको बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। अगर आप देखें तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में टच हो रहे हैं, तो इस तरह से आपने इनको ड्रॉ करना है। आगे वो कहता है द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब आपने इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया, अब बारी है रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने की। वो आपने कैसे करना है, वो आपने इस तरह से करना है कि उस वेक्टर का जो टेल है ना वो पहले वेक्टर की टेल से मैच हो, और उस वेक्टर का जो हेड है ना वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ जाकर जुड़े। तो वो हमारा वेक्टर होगा इस तरह से। तो ये जो रेड कलर मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इस हेड टू टेल रोल को यूज़ करके आप जितने भी वेक्टर हैं 2 3 4 5 6, आपने उनको पहले अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि एक का हेड दूसरे की टेल जुड़े, और फिर एंड पे आपने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना है जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल से मैच हो और उसका जो हेड है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ जुड़े। अभी जो हम एग्जांपल शुरू में डिस्कस कर रहे थे, अब उसकी हमने एडिशन करनी है दो वेक्टर्स की। तो ये हमारा पहला वेक्टर था और ये हमारा है दूसरा वेक्टर। तो इसको हमने बिल्कुल उसी तरह तरतीब दी है कि एक का हेड और दूसरे की टेल इस तरह आपस में मैच कर रही हैं। अब बारी है रिजल्टेंट वेक्टर के ड्रॉ करने की। तो वो मैं पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट करूँगा और उसको मैं दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मैच करवा दूंगा। तो ये रेड कलर में मैंने अपना रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिया। फिर आपने इसकी मेजरमेंट करनी है स्केल के थ्रू कि कितने सेंटीमीटर की ये लाइन बनती है। सपोज आपने मेजर किया तो उसकी लेंथ आ रही है 6.8 सेंटीमीटर। तो उसने यहाँ पर लिखा है कि मेजर्ड लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 6.8 सेंटीमीटर एंड अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज 680 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज एंगल 49 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब जो हमने स्केल लिया था उस स्केल के मुताबिक हमारा 1 सेंटीमीटर का मतलब था 100 न्यूटन। तो 6.8 सेंटीमीटर की जो हमारी लेंथ बनी है उसका मतलब होगा 680 न्यूटन। तो इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी निकली है, 680 न्यूटन। फिर हमने इसका एंगल भी फाइंड करना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो वो एंगल हमारा निकला है 49 डिग्री का। तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर की दोनों चीज़ें फाइंड कर लेनी है लास्ट में, मैग्नीट्यूड भी और उस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल भी। कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन एक आ सकती है कि एक वेक्टर तो हमारा 3 सेंटीमीटर का, दूसरे वेक्टर की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 को प्लस करने से आंसर तो आना चाहिए 7 सेंटीमीटर, जबकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लेंथ निकल रही है 6.8 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ आपने समझनी है कि ये वेक्टर एडिशन है, ये स्केलर एडिशन की तरह नहीं है कि आप दोनों को ऐड कर दें और उनका आंसर निकल आए। आपने इसमें एरो ड्रॉ करना है और फिर एरो की लेंथ मेजर करनी है, वो कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट आना ज़रूरी नहीं है। आई होप जो हमने आज के लेक्चर में टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।